हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीटा मैथ एकेडमी। तो आज जो हमारी ऑर्गेनिक की क्लास थी वो लाइव होने वाली थी, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, टेक्निकल इशू की वजह से वो लाइव नहीं हो रही है। ठीक है, तो बट हम इन ऑर्गेनिक पढ़ना छोड़ेंगे नहीं। ऑर्गेनिक में हमने स्टार्ट कर रखा था स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, है ना, वो हम पढ़ रहे थे। हमारी फर्स्ट क्लास हो चुकी है जिसके अंदर अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। जैसे अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पहले तो बॉन्डिंग, कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड, धात्विक बंध, उपसहसंयोजक बंध, और इन सब के बारे में पढ़ लिया था, है ना। और अपन ने हाइब्रिडाइजेशन को भी देखा था, है ना, sp, sp2, sp3, ये सारे हाइब्रिडाइजेशन भी अपन ने कवर करे थे, है ना। अब अपन को आगे स्टार्ट करना है, तो नोट्स अगेन मैंने पहले ही लिख दिए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप ना नोट्स को साथ साथ लिखते रहा करो, और यू कैन ऑल्सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, है ना, ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते रहें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहले अभी हम बॉन्ड, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड डिस्टेंस होने वाली है। तो बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस, बंध दूरी या बंध लंबाई क्या होती है कि कोई भी दो बॉन्डेड जो एटम है ना, कोई भी जो दो बॉन्डेड एटम है, एक मिनट, है ना, उनके न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ कहलाती है ना। दो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बंध दूरी या बंध लंबाई कहा जाता है। इसे मैं BL से रिप्रेजेंट करूँगी। ठीक है, आप देखो, किसी परमाणु के लिए सहसंयोजी त्रिज्याओं का योग बॉन्ड लेंथ कहलाती है। सहसंयोजक जो त्रिज्याएं होती हैं, या फिर अपन जब सहसंयोजक बंध बनता है ना, इस वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं, दो नाभिकों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको अपन सहसंयोजक बंधी तो बोलते हैं, है ना। उन त्रिज्या, और इसी को क्या बोल देंगे, सहसंयोजक त्रिज्या। उसके जो योग है, उसका जो एडिफाई है, ऐड करेंगे अपन, उसको क्या बोलेंगे, सहसंयोग, उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का एग्जांपल, है ना। क्लोरीन और क्लोरीन, या फिर अपन एक बॉन्ड के स्टडी कर रहे हैं, कार्बन और क्लोरीन के बीच में कोई बंध बना हुआ है ना। तो कार्बन की सहसंयोजक त्रिज्या, देखो ये जो मान है वो पहले से कैलकुलेट किए हुए हैं, है ना, तो आपने याद कर लेना है। जैसे कार्बन और क्लोरीन में कार्बन की सहसंयोजक त्रिज्या क्या है, 0.77 एंगस्ट्रॉम, और क्लोरीन की सहसंयोजक त्रिज्या क्या है, 0.99 एंगस्ट्रॉम। क्या है, 0.99 एंगस्ट्रॉम है। अब इसमें कार्बन और कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो होगी 1.54 एंगस्ट्रॉम, और क्लोरीन और क्लोरीन की, मतलब अपन यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन की देख रहे थे, तो इन दोनों की अपन ने पहले सहसंयोजक त्रिज्याएं लिखी, है ना। अब ओनली कार्बन और कार्बन का, और क्लोरीन और क्लोरीन की अगर अपन बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो वो कितनी होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम और 1.98 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, ये देखो, ये एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया हुआ है कि R1 R2 क्या है, दोनों के बीच की नाभिक, है ना, नाभिकों के बीच की डिस्टेंस R1 से R2 के लिए, इस वाली की त्रिज्या को बोलेंगे R1 और इस वाले को बोलेंगे अपन R2। तो इन दोनों के बीच की जो लेंथ है, जो दूरी है, वो क्या कही गई है, बॉन्ड लेंथ से उसको रिप्रेजेंट किया गया है। अब है सेकंड है, बॉन्ड लेंथ को ज्ञात करने के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ विधियाँ होती है जो सॉलिड्स के अंदर अलग होती हैं और जो गैसियस एटम्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंट होती है। सॉलिड के अंदर अपन देखेंगे एक्सरे विवर्तन आपने पढ़ा होगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन बोलते हैं इसे, एक्सरे डिफ्रैक्शन से, और गैस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्रैक्शन से, है ना। ये कुछ आधुनिक विधियाँ जिनका यूज़ किया था, इनको
स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बोलते हैं, है ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। बॉन्ड लेंथ को निकालने की कुछ आधुनिक विधियाँ दी गई थी जो सॉलिड्स के लिए अलग थी और जो गैसेस थे उनके लिए अलग अलग थी, है ना। तो इन्हें हमने क्या बोला, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बोला। किसी अणु द्वारा सदैव कंपित रहने के कारण परमाणुओं के मध्य की दूरी को एक्चुअल में नहीं निकाला जा सकता। देखो जो एटम होते हैं वो स्टेबल तो होते नहीं हैं, वो वाइब्रेट करते रहते हैं, है ना। एक तो वो चक्कर लगाते रहते हैं, बाहरी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखो जो एटम होते हैं वो यूँ वाइब्रेट होते रहते हैं, तो उसकी एक्चुअल जो उनके बीच की मध्य दूरी है, अब ये दो ऐसे तो है नहीं कि ये स्थिर रहेंगे, है ना, तो अपन इसके बीच की बॉन्ड लेंथ को निकाल ले, है ना, तो इसके लिए स्थिर नहीं होती है। सदैव कंपित रहने की वजह से इसके मध्य की जो दूरी होती है वो एक्चुअल अपन नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे ना एक बार इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा है, एटम और उसकी सहसंयोजक त्रिज्याएं लिखी है ना। ये आपको लर्न करनी है, ये आपके आगे काम आएगी। अब देखो कार्बन जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसकी सहसंयोजक त्रिज्या होती है 0.73 एंगस्ट्रॉम। कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो तो 0.74 होगी। कार्बन अगर sp में हो तो 0.69। डबल बॉन्ड आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन 0.67। तो ऐसे करके आपको ये पूरी टेबल है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको लर्न करना है ना। बुक पे भी मिल जाएगी आपको ये टेबल, ओके। अब हम देखते हैं, ये इधर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इसके मतलब अपन को इसमें क्या करना है, पहले बॉन्ड लेंथ को देखना है ना। तो पीछे के अकॉर्डिंग जैसे टेबल के अंदर लिखा हुआ था उस अकॉर्डिंग आप इसको देख के बता सकते हैं। अगर कार्बन के वैलेंसी से जुड़े हुए चारों समूह भिन्न हो तो बॉन्ड एंगल अफेक्ट हो जाता है। क्या होता है, अगर देखो जैसे यहाँ पे ये क्या बताया गया है कि कार्बन से अगर चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़े हुए हों, सेम एटम है, अगर कार्बन के चारों तरफ CH3 जुड़े हुए हो तो वो भी सेम है ना। तो एंगल क्या आया, 109 डिग्री 28 मिनट का ही रहता है। यही पढ़ा है हमने, हाइब्रिडाइजेशन में भी यही देखा था, जो चतुष्फलकीय संरचना होती है और उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है, ये हमने पहले ही देख लिया था, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल है ना ये, ओके। तो हमें क्या, अब ये लाइन क्या बोल रही है कि इफ़ कार्बन की वैलेंसी से जुड़े हुए चारों समूह अगर भिन्न होते हैं तो उसका बॉन्ड एंगल, बंध कोण अफेक्ट हो जाता है। बॉन्ड एंगल पे ऑब्वियस बात है प्रभाव पड़ेगा ही। कोई एटम है, हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे अपन ने CH3 ले रखा है। हाइड्रोजन एटम तो आकार में छोटा है ना, जबकि अपन CH3 को कंपेयर करें तो वो आकार में बड़ा है, तो वो स्थान तो घेरेगा ही ना, तो उस अकॉर्डिंग इसका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल लेके बता रखा है यहाँ पे कि कार्बन से CH3 Br, दो तो CH3 जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। ब्रोमीन तो बड़ा एटम है ना, तो इसका बॉन्ड एंगल हो गया 114 डिग्री 2 मिनट का, ओके। इसी प्रकार से sp2 व sp कार्बन एटम के साथ जुड़े हुए समूह भिन्न भिन्न हो तो बॉन्ड एंगल का मान विचलित हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, डिफरेंट एटम की डिफरेंट, इसका रीज़न साइज भी होता है और डिफरेंट एटम, अगर डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंट होने के कारण भी इसका साइज चेंज हो जाता है ना। तो ये भी हमने पढ़ा बॉन्ड एंगल में कैसे विचलन आता है। अब देखो एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाया गया है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसके अंदर एक s और 3 p ऑर्बिटल होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। एक s और 3 p ऑर्बिटल होते हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, है ना। 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिसमें जो s करेक्टर होंगे वो 25% होंगे और p करेक्टर होंगे वो 75% होंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यही तो होता है ना।
पी ऑर्बिटल बोल दो, पी करेक्टर बोल दो, एक ही बात है ना। इफ़ अगर ग्रुप चेंज हो जाए तो मात्रा विचलित हो जाती है, क्योंकि एटम का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण डिफरेंट हो जाता है ना। ये वही लाइन इसको दोबारा से रिपीट की गई है कि अगर एक कार्बन के साथ जुड़े हुए ग्रुप है, जो उसके साथ समूह जुड़े हुए हैं, वो चेंजेस हो जाए, मान लो कोई sp2 वाला जुड़ा है और कोई sp3 वाला जुड़ा है, तो डिफरेंस तो आएगा ही ना, है ना। तो ऐसे ही इसके अंदर बोला है कि अट्रैक्शन डिफरेंट हो जाता है। जब कार्बन एटम किसी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम से जुड़ा हुआ होता है तो उसके इलेक्ट्रॉन अधिक बल से अट्रैक्ट होते हैं और उस बॉन्ड में p गुण अधिक होते हैं और अन्य एटम के कक्षकों में s गुण अधिक होते हैं। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक ज़्यादा होती है तो वो अधिक बल से उसको अट्रैक्ट करता है ना, तो p गुण बढ़ जाते हैं, वह अन्य कक्षों के अंदर s गुण बढ़ जाते हैं। आप इसको sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन से कोरिलेट कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ देखो HOH H2O का एग्जाम्पल लिया है कि एक तो है HOH दो पार्ट में टूटता है, OH और H के अंदर, है ना। तो इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो 118 किलो केल्विन पर मोल होगी, ये मान पहले से निकाले हुए हैं, है ना। और सिर्फ OH की होगी तो OH आगे जब डिसोशिएट होगा तो उसकी जो एनर्जी होगी, डिसोसिएशन एनर्जी होगी, वो 160 किलो केल्विन पर मोल होगी, है ना। तो टोटल जो इनकी डिसोसिएशन एनर्जी है वो होगी 218 किलो कैलोरी पर मोल, है ना। जब अपन अलग अलग अगर अपन H2O को तोड़ते हैं तो HOH के अंदर वो पार्ट OH और H के अंदर अलग अलग टूट जाता है, ठीक है। उसकी डिसोसिएशन एनर्जी अलग होगी। अब अपने पास OH का पार्टिकल है, अपन को उसको भी तोड़ना है तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ डिसोसिएशन एनर्जी लगेगी, तो वो डिसोसिएशन एनर्जी जो टोटल डिसोसिएशन एनर्जी है उसके अंदर काउंट होती है, ठीक है। अब हमने देखना है बॉन्ड एनर्जी, वो हम बॉन्ड लेंथ पढ़ रहे थे पूरा। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? किसी अणु में उसके विभिन्न बंधों के लिए वियोजन ऊर्जाएं अभी मैंने बताया कि उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो होती है डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। इसे बोलते हैं वियोजन ऊर्जा कहते हैं। औसत मान बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। किसी अणु में उसके विभिन्न बंधों के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है उसका जो एवरेज होता है वो क्या कहलाता है? बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। जैसे H2O के लिए बॉन्डिंग एनर्जी क्या है? 109 किलो कैलोरी पर मोल। ये याद रख लेना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। H2O के लिए तो आपको पता ही होना चाहिए। अब देखो सभी द्विपरमाणुविक अणुओं के लिए वियोजन ऊर्जा और बंध ऊर्जा का मान एक ही होता है। जो बाईमॉलिक्यूलर एटम होते हैं उनके लिए वो जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है और डिसोसिएशन एनर्जी होती है उनकी जो वैल्यू होती है वो एक ही होती है। किसके लिए? ओनली द्विपरमाणुविक अणुओं के लिए। एग्जाम्पल अपन ने यहाँ लिखा है H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, है ना। जो गैसियस स्टेट के अंदर होते हैं उसके लिए क्या बताया मैंने? जो वियोजन ऊर्जा होती है मतलब उनके बॉन्ड को जो तोड़ने के लिए एनर्जी दी जाती है वो किसके बराबर होगी? बॉन्डिंग एनर्जी के बराबर होगी। बंध बनाने की ऊर्जा बोल लो या फिर बंध तोड़ने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वो एक ही होगी। ओके, नाउ बंध ऊर्जा और बंध दूरी एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। अगर बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ का मान अपने आप कम हो जाएगा। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, अगर मान लो दो एटम है ना, वो एक दूसरे से अधिक दूरी पे हैं तो उनका बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड लेंथ क्या होगी? उनकी ज़्यादा होगी तो बॉन्डिंग एनर्जी ऑब्वियस सी बात है कम होने वाली है। अगर वो पास होंगे, मान लो उसकी बॉन्ड लेंथ कम है ना, उनके बीच की बंध दूरी कम है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, है ना।
द्विबंध और त्रिबंध की ऊर्जा एकल बंध से अधिक होती है, बट 2 गुना या 3 गुना नहीं होती। बस आपको ये देखना है जो बॉन्ड लेंथ से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। मान लो ये सिंगल बॉन्ड है, इसकी बंध लंबाई ज़्यादा होती है बट इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। जैसा कि मैंने बताया कि 2 एटम है वो दूर दूर है, उस अकॉर्डिंग भी इसको देख सकते हैं, है ना। तो द्विबंध, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की क्या होगी, ऊर्जा ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में, सिंगल बॉन्ड की तुलना में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड्स, सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज केमिकल बॉन्ड्स। पहले हमने सेंट्रलाइज पढ़ना है, जो कार्बनिक अणुओं के सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के मध्य केंद्रीकृत रहते हैं तो क्या कहलाते हैं, सेंट्रलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहलाते हैं। क्या डेफिनेशन है कि कोई कार्बनिक अणुओं के जो सहसंयोजक बंध है वो परमाणुओं के मध्य केंद्रीकृत रहते हैं। एज लाइक हम एग्जाम्पल के अंदर देखते हैं, यहाँ पे अपने पास क्या है, CH2 मॉलिक्यूल है, CH2 है ना। अब इसमें क्या होगा, इनकी लोब आपस में अट्रैक्ट कर रही है ना, तो ये आपस में ओवरलैप करेगी, इधर ये इनकी लोब आपस में ओवरलैप करेगी। ऐसे ही हम ये अनदर एग्जांपल लेते हैं जिसमें CH3CH और CH2 डबल बॉन्ड ही तो बन रहा है। जब समपार्श्विक अतिव्यापन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, पाई बंध का फॉर्मेशन होता है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो इसके अंदर देखो CH3CH CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में समपार्श्विक ओवरलैपिंग हो रही है ना। तो इसको जो कार्बनिक अणुओं के सहसंयोजक बंध परमाणुओं के मध्य सहसंयोजक बंध अगर परमाणुओं के मध्य केंद्रीकृत होंगे तो उससे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, सेंट्रलाइज्ड केमिकल बॉन्ड कहलाता है। दूसरा है विकेंद्रीकृत, है ना। जब कार्बनिक अणुओं में सहसंयोजक बंध 2 परमाणुओं के मध्य केंद्रीकृत ना होकर पूरे अणु पर केंद्रीकृत होता है तो उसे क्या कहलाते हैं हम, विकेंद्रीकृत केमिकल बॉन्ड उससे बनता है। अब इधर देखो ये क्या है, इसके अंदर CH2 सिर्फ इनका बॉन्ड, इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है। इधर अपन ने एग्जांपल लिया, इसमें CH3 तो इनमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, CH3 तो अलग है। ऐसे ही CH डबल बॉन्ड CH2 बन रहा है, लेकिन ये इसमें पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा ना। ये वाला बॉन्ड बना रहा है सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच का, है ना। अब यहाँ पे इनकी लोब्स आपस में अट्रैक्ट कर रही है ना, तो डबल बॉन्ड बन गया। तो इसीलिए इसे क्या बोला, केंद्रीकृत। विकेंद्रीकृत के अंदर इन सब के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना। मतलब जब कार्बनिक अणुओं में सहसंयोजक बंध 2 परमाणु के मध्य केंद्रीकृत नहीं होकर सहसंयोजक बंध पूरे ही अणु पर विकेंद्रीकृत होता है तो उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड केमिकल बॉन्ड। एग्जाम्पल हमने देखा है बेंजीन का। अब इसके अंदर या फिर इसको भी आप ले सकते हैं, इन सब की जो लोब है वो आपस के अंदर समपार्श्विक अतिव्यापन से जुड़ी हुई है। जैसे देखो यहाँ से और ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रही है, इधर ये नीचे से ओवरलैप कर रही है बट ये इसके साथ भी ओवरलैप कर रही है ना। ये वाली लोब इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर रही है, ये वाली लोब इसके साथ ओवरलैप कर रही है और ये इसके साथ में ओवरलैप कर रही है, ठीक है। और एग्जाम्पल आपने बेंजीन का देना है। इसके अंदर क्या होता है, विकेंद्रीकृत रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। तो ये समझ में आ गया होगा, आई होप। अब देखो कुछ अपन ने पहले तो एटम्स के अंदर देखा था विकेंद्रीकरण, अब ना आयन्स के अंदर विकेंद्रीकरण, है ना। इलेक्ट्रॉन का विकेंद्रीकरण आयनों में भी होता है। अब आयनों में किस प्रकार होता है, यहाँ पे हमने CH एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पे CH+ बन जाएगा।
CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो CH और CH2 के लोग तो आपस में एक दूसरे से समपार्श्विक अतिव्यापन करेंगे ही, तभी तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। बट यहाँ पे CH पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो ये किससे ओवरलैप करते हैं, उनकी लोब से ओवरलैप करते हैं, है ना। तो क्या बनता है, अपने पास जो आयन है उसके अंदर भी विकेंद्रीकृत केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल बेंजाइल का लेंगे, एक हाइड्रोजन निकाला और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। हाँ, तो ये एग्जाम्पल आपको आयंस के लिए लेना है बेंजाइल का। उसमें भी आप क्या बता सकते हैं, डिसेंट्रलाइज केमिकल बॉन्ड को शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है वॉन डेर वाल अंतरक्रियाएं। किसी अणु में परमाणु आपस में आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड से बॉन्ड्स द्वारा जुड़े हुए होते हैं, है ना। कोई ना कोई बॉन्ड से तो अटैच होंगे ही, चाहे वो केमिकल, चाहे वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो, कोवलेंट हो, आयनिक बॉन्ड हो, मेटेलिक बॉन्ड हो। हम वॉन डेर वाल की अंतरक्रियाएं पढ़ रहे हैं, वॉन डेर वाल बॉन्ड पढ़ा है। सबसे कमज़ोर बंध जो होता है वो क्या होता है, वॉन डेर वाल बॉन्ड होता है ना। देखो, आयनिक और धात्विक बंध पदार्थों में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, जो स्थिर वैद्युत आकर्षण द्वारा जुड़े हुए होते हैं वो कौन से होते हैं, आयनिक और धात्विक बंध, है ना। ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब देखो कि लेकिन जो उपसहसंयोजक सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में जिस आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं वो कौन सा आकर्षण कहलाता है, वॉन डेर वाल आकर्षण कहलाता है, वॉन डेर वाल अट्रैक्शन कहलाता है ना। फर्स्ट जो लाइन थी उससे अपन उसको रिलेट करते हैं कि जो आयनिक और धात्विक मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं ना, वो तो एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल से आपस में जुड़े रहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े रहते हैं, है ना। और वॉन डेर वाल फोर्स से कौन कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, उपसहसंयोजक, सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं, इनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स होता है, जो कि बहुत दुर्बल होता है, ठीक है। जिससे आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल आकर्षण बल कहते हैं। अब वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स की पुष्टि के लिए जब इसको खोजा गया था तो निम्न तथ्य यूज में लिए गए थे, जिससे हम उसकी पुष्टि कर सकते हैं कि इन यौगिकों के बीच में वॉन डेर वाल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। देखो, फर्स्ट लाइन लिखी है मैंने, यदि अणुओं में किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता तो इनमें सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में चेंज करना आसान नहीं होता है। देखो, ये लाइन क्या कहती है कि अगर किसी भी प्रकार कोई भी एटम बना हुआ है ना, तो ऑब्वियस ही बात है वो बॉन्ड से जुड़ा है ना। परमाणु आए हैं, उनके बीच में बंध बना है ना, ये बात क्लियर है। अगर हमें उसे सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में चेंज करना होगा, उसकी स्टेट ही परिवर्तित करनी होगी, तो उसके बीच में जो आकर्षण बल है, देखो सॉलिड के बीच में क्या होता है, सॉलिड इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है बहुत ज़्यादा होता है, अच्छी तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बट गैसियस एटम होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, है ना। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, आसानी से इसको हम तोड़ सकते हैं ना गैसेस को। तो यदि फर्स्ट तो ये बताया गया था कि अगर अणुओं में किसी प्रकार का आकर्षण, तो यहाँ पर भी है आकर्षण, वहाँ पर भी है, वहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। अगर अणुओं में किसी प्रकार का आकर्षण बल नहीं होता तो उनकी स्टेट चेंज करना पॉसिबल ही नहीं होता, है ना। तो एक तो ये वाली चीज़ इसकी पुष्टि करता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे CO2 को देख सकते हो, H2 को देख सकते हो, अमोनिया को देख सकते हो। अमोनिया का तो पता ही है लिक्विड फॉर्म के अंदर। अब देखो वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैसों के व्यवहार से भिन्न होता है। जो रियल गैसेस होती है उनका बिहेव आइडियल गैसेस से डिफरेंट होता है। हमने ना
हाँ देखो, हम ना जब गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तो हम उसके अंदर आइडियल गैसेस पढ़ेंगे, रियल गैसेस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो हमने ये लाइन क्या कहलाती है, जो रियल गैसेस है उसका जो बिहेवियर होता है वो आदर्श गैसेस से डिफरेंट होता है। इस पे कुछ रूल्स भी लगते हैं, है ना। देखो, जूल थॉमसन इफेक्ट पढ़ा होगा कि गैसों के प्रकीर्णन का, हाँ तो ये देखो जूल थॉमसन इफेक्ट जो आप पढ़ोगे, गैसों के प्रकरण में शीतलन का प्रभाव क्या कहलाता है, जूल थॉमसन इफेक्ट कहलाता है ना। एक इसकी वजह से ये भी किसकी पुष्टि करता है, वॉन डेर वाल फोर्स की पुष्टि करता है। ये भी एक वाइड टॉपिक है जो भी आप पढ़ने वाले हो, है ना। अब देखो, वॉन डेर वाल के दुर्बल आकर्षण बल, पहले ही मैंने बताया था, जो वॉन डेर वाल फोर्स होता है वो वीक फोर्स होता है ना। आणविक यौगिकों से कम गलनांक और कम क्वथनांक के कारण होता है, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट और उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ये वीक क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, जो बंध बने होते हैं, जो अणु बने होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। थोड़ा सा भी हीट देंगे, उनके बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं, मतलब बॉन्ड क्या होता है, एक तरीके का अट्रैक्शन ही तो होता है, वो टूट जाएगा। इसीलिए वॉन डेर वाल फोर्स क्या होता है, बहुत दुर्बल प्रकृति का होता है। वॉन डेर वाल बलों की प्रबलता सहसंयोजक बॉन्ड के 10वें भाग से भी कम होती है। क्या बोला इसने कि वॉन डेर वाल बल जो होते हैं वो सहसंयोजक बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, उनसे बहुत ही ज़्यादा दुर्बल होते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन है। अब देखो, वॉन डेर वाल बलों की उत्पत्ति के मुख्य प्रकार हैं। फर्स्ट है तत्कालिक क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण, डाइपोल अट्रैक्शन, है ना। डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं इसको। उदासीन अध्रुवीय अणुओं में आकर्षण बल न के बराबर होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सदैव ही गतिमान रहते हैं। इसमें क्या बताया है, जो न्यूट्रल डाइपोल एटम होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो नेग्लेजिबल होता है, न के बराबर होता है, लेकिन उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गतिमान अवस्था में रहते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि जो बॉन्ड्स होते हैं वो जो एटम्स होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी गतिमान स्थिति में रहते हैं। बॉन्ड जो लेंथ के अंदर अपन पढ़े थे उसमें इलेक्ट्रॉनों के गतिमान होने के कारण इनमें आवेश का असंतुलन हो जाता है, जिससे डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन मूविंग स्टेट के अंदर होंगे तो डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। डाइपोल क्या होता है भाई, एक साइड पॉजिटिव बन जाता है, एक साइड नेगेटिव का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कोई भी ये बॉन्ड है ना, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के सांझे से ही तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो क्या होता है, ये गतिमान स्थिति में होते हैं, एक साइड पॉजिटिव बन जाएगा, एक साइड नेगेटिव बन जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार के अणु और परमाणु को द्विध्रुव के रूप में प्रेरित कर देते हैं, जिससे दोनों में आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है। जहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो रहा है वहाँ पे अट्रैक्शन तो होगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हैं, दोनों अपोजिट है, एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे ही ना, तो उनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स उत्पन्न हो जाता है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, लंदन बल या प्रकीर्णन बल कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, लंदन, एक मिनट से बोलेंगे लंदन फोर्स। ओ सॉरी, इसके लिए एक इक्वेशन दी गई थी, EL = 3/4 I अल्फा स्क्वायर R की पावर 6 R to the power 6, है ना। इसमें I है आयोनाइजेशन एनर्जी है, आयनिक ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, और R क्या है, अंतर आणविक दूरी है।
जो हम पढ़ रहे हैं, दो आयंस के बीच की जो डिफरेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, अंतराण्विक दूरी कहते हैं। और अल्फा क्या है, यहाँ पे परमाणविक त्रिज्या को शो करता है, एटॉमिक रेडियाई को शो करता है। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस इसको अपन को फॉर्मूला ही लिखना है इसका, जो मैंने इधर लिख दिया है। सेकंड इसका क्या सेकंड क्या है, इसके अंदर लंदन बल की सामर्थ्य इलेक्ट्रॉन की संख्या और डाइपोल के आकार पर भी निर्भर करती है। हम जब डाइपोल बनता है और उसके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो लंदन बल कहलाता है, तो उसकी जो लंदन बल है, फोर्स है, उसका जो सामर्थ्य है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, वे कितने इलेक्ट्रॉन हैं और डाइपोल कितना बड़ा है उस पर भी डिपेंड करती है। ओके, फिर है आणविक आकार व इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने से लंदन बल अधिक हो जाते हैं। उसका अगर डाइपोल का साइज बड़ा होगा, उसकी शेप बड़ी होगी, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स भी बढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ने पर लंदन बल अधिक हो जाता है। ओके, जैसे अपन हीलियम और हाइड्रोजन के अंदर देखते हैं और क्लोरीन और नियॉन के अंदर देखते हैं। क्लोरीन का जो साइज़ है वो नियॉन से बड़ा है ना, तो नियॉन से बड़ा होने की वजह से क्या होगा, इसमें जो फोर्स है, लंदन फोर्स है, वो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनके मध्य अधिकतम आकर्षण बल हो। इस कारण इस प्रकार के आकर्षण को दिशात्मक आकर्षण भी कहा जाता है। ये देखो दिशामान है ना, डायरेक्शनल। ओके, और इसे सबसे पहले 1912 के अंदर किज़म ने बताया था, इसीलिए इसे किज़म बल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थोड़ी सी ना थ्योरी थी जो थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, इसको ना लिख लेना अच्छे से, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, तो ना अपना जो ये टॉपिक है, एक मिनट, हाँ, जो अपन उत्पत्ति के मुख्य प्रकार पढ़ रहे थे कि डाइपोल अट्रैक्शन के वजह से वॉन्डरवॉल फोर्स बनते हैं, उसके अंदर अपन ने लंदन बलों की भी स्टडी की है ना, तो ये उसी को बताता है। और लास्ट के अंदर अपन ने किज़म बल को भी देखा था। अब देखो ये ना, इस पे जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है कि लंदन बल क्या होते हैं, उनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, इसके बारे में बताओ, है ना। तो ये थोड़े से ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, तो आप ये सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।